फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 22 दिसंबर है और 21 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे नोट्स बहुत सिंपल एंड इजी फॉर्मेट में है। ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे लगेंगे। चलो, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, शानदार टॉपिक्स आए हैं न्यूज़ में, तो मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। देखो, ये सब क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में दिखाया गया है, इसलिए मैंने डायग्राम भी डाला है। सबसे पहले पढ़ो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो अभी क्या हुआ है कि ऑथोराइजेशन ऑफ टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटी। अब क्या हो चुका है कि ये नया टेलीकम्युनिकेशन बिल आ चुका है 2023 और वो लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास एक नया बिल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट बन के आने वाला है। तो अभी हम उससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटी का ऑथोराइजेशन किसके पास होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो प्रायर ऑथोराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, एस्टेब्लिश करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, एक्सपांड करना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को और रेडियो इक्विपमेंट को पहुंच करना। अगर उससे रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो पहले किसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक्जिस्टिंग लाइसेंस विल कंटिन्यू टू बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ ग्रांट और ई पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड देन 5 ईयर। तो अगर जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो कितने मतलब टाइम तक वैलिड होगा? 5 साल तक। ठीक है ना, ये याद रखना कि अगर पीरियड स्पेसिफाई नहीं है तो 5 साल, और अगर पीरियड मेंशन है तो जो मेंशन है वो पीरियड है। नॉर्मल सिंपल कि अगर मेंशन पीरियड है तो मेंशन पीरियड, और अगर मेंशन पीरियड नहीं है तो 5 साल जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? ऑक्शन के द्वारा, कि नीलामी के द्वारा स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑक्शन के थ्रू दे तो दिया फॉर स्पेसिफाइड यूजेज, इट विल बी एलोकेटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। लेकिन कुछ अगर स्पेसिफाइड रीजन है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से, नेशनल डिफेंस के पर्पज से, अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से, वेदर फोरकास्टिंग के पर्पज से, ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट सर्विस सच एज डीटीएच, अगर ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट सर्विस है, ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफाइड पर्पज है, तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर भी एलोकेट कर सकती है कि नेशनल डिफेंस के अंदर वो काम आने वाला है टेलीकम्युनिकेशन, तो उस टाइम पे उनको स्पेसिफाइड वहाँ पर ऑप्शन की जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रम की। चलो, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रीपर्पज और रीअसाइन एनी फ्रीक्वेंसी रेंज, वो चाहे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है किसकी टावर्स की इनकी, वो डिसाइड कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक और पावर है जो परमिट कर सकती है शेयर करना, ट्रेडिंग करना, लीजिंग करना और सरेंडर ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी अगर स्पेक्ट्रम है उसको सरेंडर भी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, लीज पर देना है तो उसकी परमिशन किसको चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ट्रेडिंग करनी है, शेयरिंग करनी है, सारी काम किसके द्वारा किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सैटेलाइट इंटरनेट अलॉटमेंट, अब इस चीज को समझो। सैटेलाइट इंटरनेट अलॉटमेंट क्या होता है? एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स लाइक OneWeb सपोर्टेड बाय भारती एंड जियो। अब इस चीज को समझ लेना। एलोकेट करना किसको? स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाएगा टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स लाइक OneWeb एंड जियो। यानी एक तो हो गया OneWeb और एक होता है जियो। तो उसको क्या, उसका क्या किया जाता है? एलोकेट किया जाता है स्पेक्ट्रम टू सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स। अभी क्या होने लग गया धीरे धीरे, जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स है उनको भी स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जा रहा है। उससे क्या होगा? अभी आपको पता है जियो ने एक नई सर्विस लॉन्च की है 4 बड़े बड़े शहरों में जिनको हम महानगर बोलते हैं। वहां पर क्या सर्विस लॉन्च की है? जियो के द्वारा लॉन्च की गई है कि इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा। अगर सैटेलाइट से कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है तो अब डायरेक्टली सैटेलाइट से मिलेगी। जैसे अभी हम क्या करते हैं, सिम लगाते हैं और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए स्पेसिफिकली वायर्स आते हैं। आपको पता हो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे आता है? वायर के थ्रू हमारे घर पर पहुंचाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अभी जियो ने एक सिस्टम लॉन्च किया गया है कि आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मतलब डायरेक्टली कहीं पर आपको वायर की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको रिचार्ज करना है, आपको उस हाउस पे आपको सैटेलाइट सर्विस मिल जाएगी उस नंबर पे। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस है। और आप सोचिए जहां पर जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और जहां पर वायर्स नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन वहां पर भी पहुंच जाएगा, वहां पर भी जो इंटरनेट कनेक्शन पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए लोगों की लाइफ कितनी ईजी होने वाली है। पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च, सबसे मेन चीज है कि सरकार के पास पावर है कि वो सर्च का पावर है, इंटरसेप्शन का पावर है। अब इस चीज को समझ लो। अगर 2 आदमी मैसेज पे बात करें, जैसे मैं हूं, आप हो, अगर कोई भी 2 पर्सन मैसेज पे बात कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर पर्सन में भी इंटरसेप्टेड, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है और उस मैसेज को ब्लॉक भी किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड्स पे जो कि पब्लिक सेफ्टी के हित में हो, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। टेलीकॉम सर्विस में भी सस्पेंड और सिमिलर ग्राउंड्स, और जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसको भी सिमिलर ग्राउंड्स पर सस्पेंड किया जा सकता है। ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट में सर्च प्लेस और व्हीकल ऑफ अनऑथराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क। अब इस चीज को समझ लेना। जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है वो सर्च कर सकते हैं प्लेसेज और व्हीकल ऑफ अनऑथराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क होल्डर। अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या फिर ऐसा होता है कि जो कनेक्शन एक पर्सन ने अनऑथराइजली ले रखा है जिसके लिए वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी कर रखा है तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो उसकी प्लेस को सर्च कर सकते हैं, उसके व्हीकल को सर्च कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड टेलीकॉम नेटवर्क होल्डर बनने के लिए। पावर टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड, अब किसके पास? कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब की स्टैंडर्ड ये रहेंगे फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नेटवर्क के लिए और सर्विसेज के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वो कौन बताएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजर्स के लिए प्रोटेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मेजर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, विच इंक्लूड, जिसमें रिसीव किए जाएंगे स्पेसिफाइड मैसेज। अगर कोई यूजर है, जैसे मैं ही हूं, अगर मुझे कोई स्पेसिफाइड मैसेज रिसीव नहीं करना है तो आई हैव द पावर की रेस्ट्रिक्ट, सामने वाले पर्सन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि आप मुझे कॉल भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह हम ब्लॉक करते हैं उसमें भी उस व्यक्ति को कॉल करने से पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी कि वो तभी कॉल कर पाएगा।
तो प्रायर कंसेंट टू रिसीव स्पेसिफाइड मैसेज, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड, यानी जो डू नॉट डिस्टर्ब वाले जो रजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड यूजर होते हैं, वैसा भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि ये आदमी मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करे। वैसा भी हम चाहे तो मतलब उसमें प्लान ले सकते हैं। टू रिपोर्ट मालवेयर और स्पेसिफाइड मैसेज, अगर कोई स्पेसिफाइड मैसेज है तो उसको रिपोर्ट करने का पावर किसके पास है? यूजर्स के पास में। उसके अलावा अगर कोई स्पैम कॉल्स है तो उसके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर सोचिए कि 5 से 10 यूजर ने किसी व्यक्ति को स्पैम बोल दिया है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को, जो वो सामने वाला पर्सन है, उसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? उसको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ, तो सारी चेकिंग होगी। एंड ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्राइवेंसेज, अब इस चीज़ को समझो कि जो ग्राइवेंसेज होती है उनका ऑनलाइन रिड्रेसल किसके द्वारा किया जाएगा? हम चाहें तो अगर कोई भी यूजर है तो वो अपनी ग्राइवेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्टल देगी, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। उस पोर्टल पे आपको अप्लाई करनी है कि भाई ग्राइवेंसेज। उसके अलावा जैसे एयरटेल है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, जो भी, तो वोडाफोन है, आइडिया है, उसके अलावा जियो है, तो हम उनकी भी एक ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होंगे जहाँ पर यूजर्स चाहे तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा सरकार के पोर्टल पर भी हम शिकायत कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। चलो ये हो गया। अब TRAI जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको अपॉइंटमेंट करना है। विल अमेंड द TRAI एक्ट टू ऑल्सो अलाउ इंडिविजुअल्स विद 30 ईयर एक्सपीरियंस फॉर चेयरपर्सन, 25 ईयर एक्सपीरियंस फॉर मेंबर्स। अब इस चीज़ को समझो, बिल क्या करेंगे? अमेंड करेंगे। ट्राई एक्ट टू ऑल्सो अलाउ इंडिविजुअल्स विद 30 ईयर एक्सपीरियंस फॉर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के लिए 30 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए और मेंबर्स के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 25 ईयर्स का। तभी आप ट्राई के अंदर जो मेंबर्स और चेयरपर्सन बनते हो उसका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। चलो ये समझ में आ गया। अब एक होता है डिजिटल भारत निधि। डिजिटल भारत निधि का मतलब होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द 1885 एक्ट टू प्रोवाइड फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड एरियाज। अब इस चीज़ को समझो, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है USOF, उसको एस्टेब्लिश किया गया है अंडर द 1885 एक्ट के अंदर, ताकि प्रोवाइड किया जा सकते फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड एरिया। अब जैसे आपको एक चीज़ समझिए कि हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा फंड बनाने जा रहे हैं। पहले एक फंड था, उसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब उसका नाम क्या कन्वर्ट कर दिया गया है? डिजिटल भारत निधि बना दिया गया है। पहले था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, तो उसको 1885 में बनाया गया था। और किसके लिए? कि टेलीकॉम सर्विसेज जो कि अंडर सर्व्ड, यानी बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पर जो सर्विसेज है वो बहुत कम है, तो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी उन कंपनीज की, आप वहाँ पर भी पहुँचाइए ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। ये सब 1885 की बात है, लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल भारत निधि में। और आपको पता है कि अब तो धीरे धीरे ऐसा सिस्टम हो गया कि जो कंपनीज है वो भी कंपटीशन कर रही है। जैसे एयरटेल का अभी एक 5G आया है, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल देने के लिए। तो डिजिटल जो भारत निधि है और यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और डिजिटल भारत जो निधि है उसको कहाँ यूज़ किया जाएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उस पैसे का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अब तो अंडर सर्व्ड एरिया बहुत कम रह गए हैं। और अभी जो कंपनीज जो कंपटीशन के चक्कर में उन सभी को नेट मिलने वाला है, इंटरनेट बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ OTT एप्स, रिमूव्ड ओवर द टॉप सर्विसेज एंड ऐप फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इस चीज़ को समझना, रिमूव कर दिया गया है टॉप सर्विसेज, ओवर द टॉप सर्विसेज यानी जो OTT प्लेटफॉर्म, यानी व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा नेटफ्लिक्स हो गया, ये जितने भी ओवर द टॉप काउंटर्स है, ओवर द टॉप सर्विसेज है, उनको रिमूव कर दिया गया है। किससे? टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की डेफिनेशन से, उन एप्स को। और उससे क्या फायदा मिलेगा? जैसे आपको पता हो, अभी बीच में बात चल रही थी कि व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम भी पैसे लेंगे, किसके लिए? व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए। बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन क्या उनको बाहर निकाल दिया तो सरकार उसको रेगुलेट नहीं करेगी? बिल्कुल रेगुलेट करने वाली है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल रेगुलेट ऑफ OTT एप्स अंडर डिजिटल इंडिया एक्ट नॉट इंक्लूडेड इन टेलीकॉम बिल। तो जो रेगुलेशन ऑफ OTT एप्स है उसको डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर कवर कर दिया गया है, नॉट इंक्लूडेड इन टेलीकॉम बिल। उसको टेलीकॉम बिल के अंदर तो इंक्लूड नहीं किया गया है, पर वो किसके अंदर कवर्ड होगी? OTT प्लेटफॉर्म किसके अंडर आएंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो ये समझ में आ गया। अब साथ ही साथ ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज भी देख लो। अनऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर इज पनिशेबल विद, जो अगर अनऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो है, उन्होंने अगर कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की है जो ऑथोराइज नहीं है, जो कि जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दे रखी है, तो उस केस में उनके ऑफिसर्स को कितनी जेल हो सकती है? 3 साल तक की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, या बोथ, दोनों ही लग सकते हैं। और अगर ब्रीचिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन इज पनिशेबल अप टू 5 करोड़ रुपीज। अब इस चीज़ को समझो, जो टर्म्स एंड कंडीशन है किसकी? ऑथराइजेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अगर ब्रीच कर दिया जाता है तो वो पनिशेबल है, अप टू 5 करोड़ रुपए तक की परमिशेबल है। प्रोसेसिंग, सॉरी एक चीज़ समझना कि अभी इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक बार तो ऑथोराइज करने से पहले बिना ऑथोराइज किया आप वो काम कर रहे हो तो 2 करोड़ की पेनल्टी, लेकिन आपको ऑथोराइज कर दिया, आपको बोल दिया कि आपको इस तरीके से काम करना है और उसके अंदर भी आपने टर्म्स कंडीशन को ब्रीच कर दिया, तब कितनी पेनल्टी लगेगी? 5 करोड़। क्योंकि ये और बड़ी गलती है कि आपको जब ऑथोराइज कर दिया है, सब चीज़ें हैं, तो आप फिर गलत कर ही क्यों रहे हो? टर्म्स कंडीशन को क्यों तोड़ रहे हो? उसके बाद परचेसिंग अनऑथोराइज नेटवर्क्स और इक्विपमेंट और सर्विस फाइन अप टू ₹10 लाख। अभी मैंने बताया था कि अनऑथोराइज सर्विस होल्डर होते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनऑथोराइज होते हैं। उनके केस में कितना फाइन लगता है? 10 लाख रुपए तक का फाइन लगता है। चलो आपको ये चीज़ भी मैं बता दूंगा कि परचेसिंग अनऑथोराइज नेटवर्क और इक्विपमेंट और सर्विस फाइन अप टू ₹10 लाख रुपए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब साथ के साथ एडजुडिकेशन प्रोसेस भी देख लो। आपको मतलब सोचिए टेलीकम्युनिकेशन बिल एकदम परफेक्ट कंप्लीट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एडजुडिकेशन प्रोसेस, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंडक्ट की जाएगी इंक्वायरी एंड पास ऑर्डर अगेंस्ट सिविल ऑफेंस, यानी इसके अंदर क्या किया जाएगा? एक तो इंक्वायरी की जाएगी और
सिविल ऑफेंस के अगेंस्ट में पास ऑर्डर किसके द्वारा किया जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। और उसको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके आगे देखो ऑफिसर कौन होना चाहिए? तो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक है उससे अबोव होना चाहिए। ये चीज़ देख ली। क्या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से भी ऊपर कोई बॉडी होती है जिसकी हम अपील कर सकते हैं उसके? तो हाँ, उससे 30 दिन में हम अपील कर सकते हैं। किसको? डेजिग्नेटेड अपील कमेटी होती है, एक डेजिग्नेटेड अपील कमेटी होती है, उसको अपील कर सकते हैं। उसके 30 दिन के अंदर अगले नेक्स्ट अपील विथ इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी, जैसे एक होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, वो चीज़ भी आपको देखनी है। अब इस चीज़ को समझ लो। एक तो होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, याद रखना है आपको। जैसे जीएसटी के अंदर भी हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विस अपीलेट ट्राइब्यूनल, वैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके अंदर अपील की जाएगी 30 दिन के अंदर। किसके केस में? अगर डेजिग्नेटेड अपील कमेटी के आप उनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। चलो ये समझ में आ गया। अब टेलीकॉम सेक्टर का स्टेटस भी देख लो साथ के साथ में। इंडिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है सब्सक्राइबर के बीच में, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1.179 बिलियन सब्सक्राइबर है। इतने सब्सक्राइबर है जिसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट कनेक्शंस भी हो गए, उसके अलावा जो मोबाइल सिम के रिचार्ज होते हैं सब मिला के। तो ये 2023 तक का डेटा है। उसके बाद अगस्त तक का डेटा है। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो आता है 4th नंबर पे इंडिया के अंदर। जैसे टोटल आप समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो क्या होता है कि जैसे एग्जांपल है कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से जैसे किसी इंडस्ट्री को 20 करोड़ मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 17 मिले, किसी को 10 मिले, इस तरह। तो टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उसके अंदर से 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, मतलब इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो की नज़र से कौन सा? टेलीकॉम सेक्टर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और टोटल एफडीआई का 6% किसको मिलता है? जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स को। टेली डेंसिटी कितनी है? 84.69%। अब इस चीज़ को समझ लेना। अगर 100 की पॉपुलेशन है तो उस पर नंबर ऑफ टेलीफोन कितने? 84 टेलीफोन है। मतलब इसके बाद आप सोचें कि 85% लोगों के पास अगर मोबाइल है, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी, हमारे लोग एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी पहुंच जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी स्कीम, भारत नेट प्रोजेक्ट और पीएलआई यानी पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसके अलावा भारत 6G अलायंस। तो इस चीज़ को भी समझो। चलो 6 डेट 1000 इन्फेक्टेड इन सस्पेक्टेड कोलेरा आउटब्रेक इन राउरकेला। अब इस चीज़ को समझो, जो कोलेरा का केस है उसको समझना है अपने को। तो कोलेरा को केस को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो ये कोलेरा के सिम्टम्स क्या होते हैं? वाटर डायरिया। एक तो डायरिया यानी अगर जैसे एक तो होता है कि दस्त लग जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन यानी तो पानी की कमी हो गई, डायरिया यानी आपको पेट में जो दस्त लग जाती है, वाटर डायरिया, वो भी दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो लो ब्लड प्रेशर हो गया, हिप और हार्ट रेट आपकी बहुत डाउन हो जाती है, परसिस्टेंट लगातार वोमिटिंग हो रही है, और मसल के अंदर भी पेन हो रहा है। चलो इस चीज़ को समझो। अभी जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोलेरा जो डिसीज़ है, हमने सारी डिसीज़ को मोस्टली हम पढ़ते हैं, तो अभी हमने क्या डिसीज़ को पढ़ना है? कोलेरा डिसीज़ को। जो कोलेरा आउटब्रेक हुआ है कहाँ पे? राउरकेला के अंदर। तो सबसे पहले कोलेरा डिसीज़ को समझ लो। ये एक वाटर बोर्न डिसीज़ है, क्योंकि अगर मिलावटी पानी, गलत पानी, गंदा पानी, अगर इस टाइप का जो पानी है उसका यूज़ किया जाता है, तो उसके कारण कौन सी डिसीज़ होती है? कोलेरा। कोस्ड बाई बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कोलेरा स्ट्रेन 01 एंड 0139। एक विब्रियो कोलेरिया स्ट्रेन है, विब्रियो कोलेरा स्ट्रेन है जिसका नाम है 01 एंड 0139। स्ट्रेन 01 इज प्रीडोमिनेंट कोज। स्ट्रेन 01 एक प्रीडोमिनेंट कोज है, और स्ट्रेन 0139 इज मोस्ट रेयर, और स्ट्रेन 0139 बहुत ज़्यादा रेयर है। अक्यूट डायरिया इलनेस, जो अक्यूट डायरिया इलनेस कोस्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेंस्टाइन। अब इस चीज़ को समझो। जो अक्यूट डायरियल इलनेस है वो उसको कोज किया जाता है किसके द्वारा? इन्फेक्शन ऑफ इंटेंस्टाइन। अब इस चीज़ को आपको समझना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे हमारे पेट के अंदर अगर आप गलत पानी पियोगे, मिलावटी पानी पियोगे, गंदा पानी पियोगे या पोल्यूटेड वाटर पियोगे, उस केस में क्या होगा? हमको दस्त लगने के चांसेस भी है। और इस टाइप की अगर बीमारी हो जाती है तो वो किसके अंदर से होती है? जो इंटेंसिनाइट होता है हमारा बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन होता है, उसके कारण इस टाइप की बीमारी हो जाती है। और उसके अलावा क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो वोमिटिंग हो जाएंगे, एक वाटर डायरिया यानी जो गंदे पानी के कारण दस्त भी लग सकती है, और इसके कारण सबसे चीज़ हमारे आते भी खराब हो सकती है। मतलब जो इंटेस्टाइन हमने बोला था ना, उसका मतलब आते होता है कि भाई अक्यूट अगर बार बार दस्त लगेगी तो हमारी आत भी खराब हो सकती है, आते। ट्रांसमिशन क्या होता है? तो बाई ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी पीने से, अगर गंदा पानी पी रहे हो, पोल्यूटेड वाटर पी रहे हो, बाई ईटिंग फूड, वो भी कंटेमिनेटेड विद कोलेरा बैक्टीरिया। अगर उसके अंदर कोलेरा बैक्टीरिया फैला हुआ है उसके अंदर, फूड के अंदर या वाटर के अंदर, तो उसको ड्रिंक करने से या ईट करने से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वैक्सीन समझो। WHO 1 सेकंड है ना। अब वैक्सीन क्या, इसके लिए कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया गया? तो WHO के द्वारा प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है, 3 वैक्सीन है। एक तो ओरल कोलेरा वैक्सीन, एक होता है डुकोरल मतलब सेंचुअल, और उसके अलावा एक होती है यूएचएल प्लस। याद रखना यूएचएल प्लस। ये बहुत ही वैक्सीन के नाम भी बहुत अजीबोगरीब है, बट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इनकी कितनी वैक्सीन की कितनी डोज चाहिए? 2 डोज चाहिए, तभी जाके ये असर करेगा। अब ये केस कहाँ पाए गए? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप के अंदर। याद रखना है आपको, एक तो अफ्रीका के अंदर है, एक एशिया के अंदर है, एक यूरोप के अंदर है। एग्जाम्पल इन नाइजीरिया देयर इज आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन 2021। अफ्रीका, एशिया और यूरोप हो गया। उसके बाद नाइजीरिया के अंदर देयर इज आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन 2021। 2021 के अंदर जो कोलेरा का मतलब आउटब्रेक हुआ था नाइजीरिया के अंदर, बहुत जोरदार आउटब्रेक हुआ था, उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। चलो इनिशिएटिव देखो, ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन कोलेरा कंट्रोल एंडिंग कोलेरा।
तो ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रेटजी लेकर आए गए हैं, ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन कोलेरा कंट्रोल एंडिंग कोलेरा। उसके अंदर 2030 तक का टारगेट है कि हमको जो कोलेरा डेथ है उसको 90% से रिड्यूस करना है, और 2017 तक का टारगेट है। उसके अलावा अब वर्ल्ड बैंक ने सेटअप किया है टास्क फोर्स ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म प्लान। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा टास्क फोर्स को सेटअप किया है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब ये देखो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे, तो एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, यूरोपियन बैंक आ गया, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो भी ग्रुप है वो भी आ गया, और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक आ गया, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आ गया। यानी जो भी बड़े बड़े बैंक हैं जिनका काम क्या है, पुअर कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी हेल्प करना, इनका इन बैंक्स का काम है। तो इसको देखो ग्लोबल टास्क फोर्स, सॉरी 1 सेकंड है ना, वो मेरा एक पॉइंट मिस हो गया था। ग्लोबल टास्क फोर्स और कोलेरा कंट्रोल के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, ताकि क्या हो, WHO का वर्क हो, अच्छे से वर्क कंप्लीट कर सके, ताकि कोलेरा को इराडिकेट यानी खत्म किया जा सके। चलो ये हो गया। अब वर्ल्ड बैंक सेटअप टास्क फोर्स ऑन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट रिफॉर्म प्लान। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एक टास्क फोर्स को सेटअप किया है, किस पर, मल्टी डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म प्लान के लिए। ये न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आई है, वो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाई थी। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो लोन, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक आ गया, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक आ गया। इस तरह के सारे बैंक उसके अंदर आते हैं। सपोर्ट करते हैं लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करने का काम है इनका, जिसको पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ह्यूमन को डेवलपमेंट करना। अब क्या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको समझने से पहले हमको क्या समझना होगा कि एक्चुअल में मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक है वो कैसे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर उनका फोकस रहता है। उनका ये ट्राई रहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उनका सपोर्ट करना, उन 17 गोल्स को अचीव करना, पॉलिसीज बनाना जिससे समाज के हर तबके को या डेवलपिंग कंट्रीज के हर तबके को फायदा मिल सके। कंसेशनल फाइनेंस एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करना, यानी ऐसे लोन्स जो कि कंसेशनल है और ग्रांट्स है उनको प्रोवाइड करना लो डेवलप्ड कंट्रीज को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर प्रोस्पेरिटी। अब इस चीज़ को समझो, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना और जो प्रोस्पेरिटी है उसको शेयर करना, कैसे, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को फेस करना, सोशल एक्सक्लूजन को फेस करना, क्लाइमेट चेंज इशू को फेस करना। अब इस चीज़ को समझो कि क्या होता है कि हमारे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उनका ऑब्जेक्ट ये क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आदमी को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, क्लाइमेट चेंज का इशू भी खत्म हो जाए, वो सोशल एक्सक्लूजन्स को फेस कर पाए, उसके अलावा इनइक्वालिटी को फेस कर पाए और पॉवर्टी से भी दूर हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उसको क्या बोला जाएगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ बोला जाएगा। तो ये चीज़ किसके, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का। अब साथ के साथ एक चीज़ और समझो, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का रिफॉर्मेशन की क्या जरूरत है, हमको मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर रिफॉर्म की नीड है। तो इससे क्या जरूरत आन पड़ी है कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर रिफॉर्म करने की नीड है, तो उसको समझो। सबसे पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी है और रेगुलेशन है, रूल्स है, वो सब आउटडेटेड और इनएडिकेट है। ये रूल्स मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड वॉर 2 के बने हुए हैं, और आप सोचिए अगर कोई चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 की बनी हुई है, वहाँ उसी टाइम की रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन 100 सालों में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई ना, 75 मतलब 90 सालों के अंदर तो इतनी चीज़ें चेंज हो गई है। तो अगर 70-75 सालों के बाद जब इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी है तो भी अपने को पुराने रूल्स रेगुलेशन को ही मानना है, तो वो तो गलत है। क्योंकि उसको तो बोलते हैं कि जो नहीं बोलते लकीर के फकीर, वैसा कुछ बोला जा सकता है कि ये तो लकीर के फकीर हो रहे हैं, तो वो काम नहीं चलेगा। उसके अलावा इंप्रूव करना देयर रिलेवेंस एंड परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनकी रिलेवेंस को इंप्रूव करना होगा हमें। क्योंकि अगर हमें अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना है तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना भी जरूरी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है, तो उनकी रिलेवेंस को बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। इंप्रूव देयर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको इंप्रूव करना। नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। बहुत सारे एशियन, जैसे चलो एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जैसे जिसमें अफ्रीकन जो छोटे छोटे देश है उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। आप जिन देशों की सुन नहीं रहे हो, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है, वो आपको क्या नाम है, उनकी आप क्या हेल्प करोगे। अगर आपको एक्चुअल में हेल्प करनी है तो आप उनको मेंबर बनाओ, हाँ उनसे कंट्रीब्यूशन मत लो, पर एज ए मेंबर उनकी हेल्प करो तो मजा आएगा, ताकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और वो भी ग्रोथ पर फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसके अंदर, इस सारे सिस्टम में। अब इस चीज़ को समझो, चैलेंजेस क्या है कि हमने ये तो बोल दिया कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसमें चैलेंजेस क्या है, तो एमर्जिंग ग्लोबल चैलेंज। सबसे पहले ग्लोबल चैलेंज एमर्ज हो रहे हैं, मतलब जो अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल चैलेंज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी कोविड-19 आ गया था, उससे पहले मतलब जो पेंडेमिक हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल हमास का वॉर, उससे पहले मतलब उससे पहले क्या वॉर चला था बताओ, अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था, वियतनाम में अलग, ताइवान में अलग इशू चल रहे हैं। तो इस टाइप के जो भी इश्यूज़ है उसके कारण क्या होता है, ये ग्लोबल चैलेंजेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इससे कारण मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक अपने आप में किस तरह रिफॉर्म करें, क्योंकि उनको पता है कि 2 देशों में सुनवाई नहीं हो रही है, फाइनेंस देने वाले भी दोनों देश है, तो जब बड़े बड़े देश ही फाइनेंस करेंगे, उनकी खुद ही युद्ध में उलझे हुए, तो वो क्या हमको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और ट्रांस बाउंड्री इशू भी है, एक देश से दूसरे देश में जो मतलब आदमी जा नहीं सकता, रेफ्यूजी क्राइसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रिसोर्स कंस्ट्रेंट सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास फाइनेंस ही नहीं है डेवलपमेंट बैंक के पास, क्योंकि जो फाइनेंसर होते हैं वो खुद ही युद्धों में उलझे पड़े हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, और उसके अलावा वो पुअर कंट्रीज़ को पुअर ही मानते हैं। तो ये अपने आप में इशू है। अभी आपको पता है G20 को G21 भी मोदी जी की रिक्वेस्ट पर किया गया था, जो भारत की रिक्वेस्ट हुई थी उस पर उसको G21 किया गया था,
जो अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया। तो ये भी ये तो इंडिया की सोच है, लेकिन सारे देश की सोच वो सब ध्रुवीकरण जो अपने देश के पक्ष की बात ही करते हैं वैसा। मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हमको क्या करना होगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है। लेक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इज लैकिंग। अब इस चीज़ को समझो, एक तो होता है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कैसे किया जाता है, कौन एड्रेस करता है, अब आप ये बताइए। तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का काम हमारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, उसमें चाहे तो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने क्लाइमेट चेंज का भी इतना बड़ा इशू है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करे, या पॉवर्टी को रिड्यूस करे, या रिफ्यूजी क्राइसिस को दूर करने के लिए मतलब पेमेंट करे। उनके पास इतने सामने इतने इश्यूज है कि वो किस किस को फेस करें, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लेकिन चलो ये देख लिया। अभी देखो इंप्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंप्लीकेशंस क्या है, तो इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का लीडर अभी इंडिया बनने जा रहा है। उसके बाद इंडिया इज मेजर बोरोवर एंड बेनिफिशियरी ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। जब भी हमको 1991 में भी जरूरत थी, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट की बेनिफिशियरी और बोरोवर का हम हमेशा उनके बोरोवर और बेनिफिशियरी रहे हैं मेजर रूप से। और अब हमारे को क्या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट क्या करते हैं, इंडिया को लोन देते हैं, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, इन सभी सेक्टर्स के लिए लोन देने का काम किसका है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का। इंडिया इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रीब्यूटर एंड शेयर होल्डर ऑफ एमडीबी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि जो इंडिया है वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर भी है और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का शेयर होल्डर भी है। अब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, उसके अंदर हम छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है इंडिया, और उसके अलावा उसका शेयर होल्डर भी है। हो सकता है उनकी शेयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो, पर ठीक है ना, उससे कोई मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना की जो चाइना की जो फंडिंग है वो ज़्यादा है, चाइना की शेयरिंग ज़्यादा है, बट उससे मतलब नहीं है, इंडिया की भी अल्टीमेटली शेयरिंग बढ़ रही है, तो धीरे धीरे हम ग्रोथ कर लेंगे, जरूरी नहीं कि हमें आज के आज ही ग्रोथ करनी है। उसके अलावा इंडिया इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एमडीबी, जो इंडिया है यानी जो भारत है वो इन्वॉल्व है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एमडीबी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। चलो, लोकसभा पासेज बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ, क्योंकि उसको सपोर्ट किसका है, ग्लोबल साउथ को मिल जाता है, इसलिए अब लोकसभा ने क्या किया, बिल पास किया है टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ। ब्रिटिश एरा में क्रिमिनल लॉ थे कितने, 3 लॉ थे, उनको चेंज कर दिया है हमने, लोकसभा में उसको पास कर दिया है, और उसकी जगह क्या बनने जा रहा है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता बनने जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो हमने क्रिमिनल लॉ है उनको रिप्लेस कर दिया, और क्रिमिनल लॉ बहुत पुराने थे, तो भारतीय न्याय संहिता बिल विल रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद भारतीय जो साक्ष्य यानी वो भारतीय साक्ष्य वो क्या करेगा, भारतीय साक्ष्य बिल विल रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर देगा 1872 को। उसके अलावा जो सुरक्षा बिल, मतलब जो एक तो सुरक्षा 1 सेकंड है ना, भारतीय गरीब सुरक्षा संहिता बिल, भारतीय गरीब सुरक्षा संहिता बिल है, वो रिप्लेस करेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में। याद रखना, एक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, उसके अलावा इंडियन पिनल कोड 1860 है, और भारतीय साक्ष्य जो संहिता है, जो भारतीय साक्ष्य बिल है वो कब पास हुआ है, वो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ा दी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो देखो क्रिमिनल लॉ रिप्लेस होने वाले हैं, जब वो अच्छे से रिप्लेस हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएंगे, तब हम उसको वापस पढ़ेंगे, पर एक बार न्यूज़ प्रॉपर आने तो दो। उसके अलावा हमने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को पढ़ लिया है, एंड और क्या पढ़ा है हमने, 1 सेकंड है ना, और हमने कोलेरा डिसीज को बहुत अच्छे से देख लिया कि वो विब्रियो नाम से एक मतलब जो स्ट्रेन है, विब्रियो कोलेरा स्ट्रेन 01 एंड 0139 उससे फैला है। चलो, कोलेरा डिसीज को भी देख लिया। उसके अलावा और क्या देखा है आपने, 1 सेकंड है ना, और हमने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों को बहुत शानदार और समझदार तरीके से पढ़ा है। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूव करेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, साथ के साथ उसको ज्वाइन कर लेना, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, हम उसे इंप्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।